अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबके। आज की वीडियो की शुरुआत मैं गाने से नहीं कर रही। रीज़न ये है कि मेरा गला अभी तक पूरी तरीके से ठीक नहीं हुआ है और ज़ाहिर सी बात है, जब मैंने गाना गाया तो आवाज़ बहुत अजीब सी आ रही थी, तो मैंने कहा आपको मुश्किल में नहीं डालना चाहिए। लिहाजा जो है आज मैं गाना नहीं गा रही, बल्कि मैं आज साथ साथ बातें करते करते चाय अपनी ख़त्म करूँगी, क्योंकि मैं अभी ऑफ़िस से आई हूँ। लेकिन चूँकि बहुत दिन हो गए हमारी वीडियो मैंने अब तक कोई अपलोड नहीं की, तो मैंने कहा मैं वीडियो अपलोड करूँ। सब्सक्राइब आप लोग नहीं कर रहे हैं। देखिए, आप लोगों का सब्सक्राइब करना इसलिए ज़रूरी नहीं है कि ये वीडियो मैं बना रही हूँ या मुझे अपना आप दिखाना मकसूद है। ये वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट है उन तमाम लोगों के लिए जो कि इस डेडली बीमारी की वजह से बेइंतहा परेशान हैं। क्योंकि अभी तक भी हमारे मुल्क में, ख़ास तौर पे पाकिस्तान की अगर मैं बात करूँ, तो वहाँ पर काउंसलिंग का कोई भी निज़ाम इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। मैं ये नहीं कहूँगी कि बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल है, लेकिन काउंसलिंग पे बिलीव नहीं करते। कहीं फैमिली सपोर्ट नहीं करती कि अपने पेशेंट्स को भेजा जाए, उनकी काउंसलिंग हो, और कहीं ख़ुद पेशेंट्स जो है ये सुनने को तैयार नहीं होते कि उनको समझाया जाए इस बीमारी से मुतल्लिक़। तो ये वीडियो उन सब के लिए बहुत बहुत बेनिफिशियल है जो कि इस वक्त कैंसर से गुज़र रहे हैं और जो इससे बाहर निकल आए हैं और अब इस खौफ के साए तले ज़िंदा हैं कि जाने कब इनको दोबारा से कैंसर अपनी लपेट में ले ले। तो इसलिए आप लोगों का सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग शेयर करेंगे, इन वीडियोस को आगे बढ़ाएंगे, लोगों को बताएंगे, ताकि बहुत सारे लोगों को फ़ायदा पहुँचे। ये एक तरह से सदक़ा जारिया है और जिस तरीके से ये वीडियो आगे आगे जाती जाएगी, उस तरीके से ये जो एक सिलसिला है लोगों को बचाने का, ह्यूमैनिटी की खिदमत करने का, ये चलता रहेगा। ठीक है जी। अच्छा, अब स्टार्ट करती हूँ। हमने जो लास्ट एपिसोड किया था उसमें मैंने आपको बताया था कि सीसीयू में मैं थी और फिर वहाँ से वो तमाम जो वेंटिलेटर पर मैं थी और जो तमाम मशीनें मेरे जिस्म के अंदर थी वो सारी निकली और मैं बाकायदा तौर पर ख़ुद को अपने उस फेस से निकाल कर फिर मैं रूम में शिफ्ट हो गई। वहाँ पे रूम में मुझे तकरीबन मैंने कोई 3 से 4 दिन गुजारे। उसके बाद फिर मुझे वापस घर भेज दिया गया इस वजह से, क्योंकि मेरी एक और सर्जरी होनी थी जो कि इसके बाद थी, और इस सर्जरी के बाद मुझे 15 डेज़ का गैप देना था, क्योंकि ये भी एक बहुत ज़्यादा सेंसिटिव सर्जरी थी, क्योंकि हम बात कर रहे थे एंडोमेट्रियोसिस की। तो बहरहाल इस सर्जरी के बाद मैं घर शिफ्ट हो गई और घर शिफ्ट होने के बाद मैंने अपने आप को फिर एक नई सर्जरी के लिए तैयार करना शुरू किया, और सिर्फ मेंटली नहीं, सबसे ज़रूरी था मुझे अपने आप को फ़िज़िकली तैयार करना। तो बहुत अच्छा खाना खाया, कोकोनट वाटर का इस्तेमाल किया मैंने, एग्स का इस्तेमाल किया, प्रोटीन डाइट पे गई, मैंने वाटर इंटेक अपना बढ़ाया, मैंने जूसेस का इंटेक अपना बढ़ाया, मैंने चीज़, शहद, ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल किया, ताकि मैं अपने अंदर एनर्जी को स्टोर कर लूँ। वो एनर्जी मुझे फिर यूज़ करनी थी अपनी दूसरी सर्जरी में। तो बहरहाल 15 दिन जैसे तैसे गुजर गए, क्योंकि वही बात कि घर में पूरी फैमिली मौजूद थी और सब थे मेरे साथ सपोर्ट करने के लिए। खैर बहरहाल जल्दी जल्दी बताऊंगी कि सेकंड सर्जरी हुई मेरी। सेकंड सर्जरी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे मुझे इसलिए नहीं लगी क्योंकि कोई आधे घंटे की सर्जरी थी, और उस सर्जरी में मुझे ज़्यादा तकलीफ़ भी नहीं हुई क्योंकि डॉक्टर्स ने सुन कर दिया था मुझे। बहरहाल वो जो ट्यूमर था उसको रिमूव कर दिया गया और वो सर्जरी हो गई, मैं रूम में वापस आ गई, और फिर उसके बाद फिर मेरा रिकवरी टाइम था कोई 1 से 15 बल्कि 1 हफ़्ते का। इसमें एक मैं दिलचस्प किस्सा आपको जो सुनाना चाह रही थी और जो मैंने लास्ट वीडियो में आपको कहा था कि इसमें दिलचस्प किस्सा ये था कि मेरा जो लंग था उसकी भी इन्होंने ट्रू कट बायोप्सी की थी, और वो टेबल बायोप्सी हुई थी, यानी जिस वक्त मेरी सर्जरी हो रही थी उसी वक्त उन्होंने मेरे लंग की बायोप्सी की थी। उस बायोप्सी में क्या होता है कि एक निडल होती है, एक इंजेक्शन टाइप निडल होती है जो आपके लंग के अंदर डाली जाती है, और फिर उसमें एक छोटा सा कट लगा के एक छोटा सा पीस निकाल लेते हैं और उसकी फिर बायोप्सी करते हैं और देखते हैं कि क्या वो कैंसरियस है या नहीं है। अच्छा, उसके बाद चूँकि जब कोई चीज़ पे कट लगता है तो वहाँ से खून भी रिसता है, तो उस खून को बाहर निकालने के लिए फिर एक ट्यूब यूज़ की जाती है। तो मेरे लंग से एक ट्यूब मेरे जिस्म से बाहर निकल रही थी, और वो जितनी अंदर थी उतनी ही बाहर थी, ये मुझे बाद में पता चला। बहरहाल
जिस दिन ये अच्छा ये एक ट्यूब थी जो रह गई थी, ये एक ट्यूब जिस दिन रिमूव होनी थी उस दिन एक बहुत स्मार्ट से डॉक्टर साहब आए, अच्छे खासे यंग डॉक्टर थे। तो और बड़ी अच्छी तरीके से उन्होंने आगा खान के डॉक्टर ने मुझसे बात की और कैसी हैं आप और क्या है और क्या करें, ये ट्यूब निकाल दें। तो मैंने कहा प्लीज़ मुझे ना ट्यूब से बहुत घबराहट होती है, कोई भी ट्यूब जिसमें लगी होती थी तो मुझे बहुत घबराहट होती थी। तो मैंने कहा जी बिल्कुल निकाल दें। तो नर्स ने जो मेरे साथ उस वक्त थे उनसे कहा कि आप थोड़ी देर के लिए जो है साइड पे हो जाएं, हमने ये ट्यूब निकाल दी है। अच्छा जी, और उसके बाद जो है नर्स ने बिल्कुल जैसे हग नहीं करते उस तरह मैंने नर्स को हग कर लिया और आंखें ऐसे करके बंद कर ली और उन्होंने कहा कि मारो एक लंबा गहरा सांस लीजिए और जैसे ही वो लंबा गहरा सांस लेंगे वो ट्यूब आपके जिस्म से हम बाहर खींच लेंगे। अच्छा, जब ट्यूब आपके जिस्म के अंदर लगी होती है तो क्या होता है, आपके जो मसल्स और फैट्स होते हैं ना वो ट्यूब के साथ चिपक जाते हैं। तो जब आप उसको निकालते हैं तो आपको थोड़ी सी तकलीफ़ होती है, थोड़ी नहीं वो तकलीफ़ अच्छी खासी होती है। बहरहाल वो ट्यूब निकाल ली गई। उसके बाद मैं ऐसे ही बैठी हुई थी और जो है मैंने कहा निकल गई, तो डॉक्टर ने कहा हाँ बिल्कुल निकल गई। तो डॉक्टर जाने लगे, तो मैंने कहा मुझे दिखाएं तो वो ट्यूब कैसी है। अच्छा, जब उन्होंने मुझे ट्यूब दिखाई है तो वो ये लंबी ट्यूब, और वो देखते ही जो मैंने चीखें मार मार के रोना शुरू किया और वो डॉक्टर हंसे जाए, वो नर्स हंसे जाए कि जब ये ट्यूब आपके जिस्म में थी तब तो आप नहीं रो रही थी, अच्छा जब निकल गई तब भी आप ये ट्यूब देख के क्यों रो रही हैं। तो पता मुझे होता क्या है, मुझे दुख हो रहा था कि अल्लाह ये ट्यूब मेरे जिस्म में थी और मुझे तकलीफ़ हो रही थी। तो ये बड़ा एक ड्रामेटिक सीन वहाँ पे हुआ था कि जी वो ट्यूब पे मैं बड़ा रोना पलाना मैंने मचाया और फिर उसको डस्टबिन में डाल दिया गया। और जब भी और मेरे कज़न्स वगैरह इतने शरीर थे कि जैसे ही मैं नॉर्मल होती थी और बताती थी कि देखो ट्यूब थी, वो ट्यूब मुझे दिखाई कहते थे इतनी बड़ी थी ना, और मैं फिर रोना शुरू कर देती थी। खैर बहरहाल हम कहाँ थे, हाँ जी, फिर जी हमारी दूसरी सर्जरी हो गई, ट्यूमर रिमूव हो गया। फिर हम दोबारा से मेरे ख्याल में हफ्ता लगा होगा, मुझे अभी एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन मैं वापस घर आ गई। अच्छा जी, अब हमें लग रहा था कि हमने एक बहुत तकलीफ दे पार्ट जो है वो गुजार लिया है और अब आने वाला वक्त जो है वो बहुत इजी है मेरे लिए, लेकिन ऐसा नहीं था। वो जो पिछला वक्त था ना वो बहुत इजी था, जिसमें सर्जरी थी, जिसमें रिकवरी थी। आने वाला वक्त मेरे लिए क्या सरप्राइज़ लेकर आ रहा था ये मुझे उस वक्त नहीं पता था, और जब पता चला तो बिलीव करें कि मेरे जैसे होश उड़ गए, क्योंकि फिर आने वाला वक्त था अब मेरी कीमोथेरेपी का। कीमोथेरेपी के लिए मैं एक बात बता दूं, अच्छा मैं बता ज़रूर रही हूँ, लेकिन प्लीज़ 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 जो इस वक्त कीमोथेरेपी से गुजर रहे हैं वो इस चीज़ को सर पे मत सवार कीजिएगा। देखिए मैं फिर एक बात कह रही हूँ, जिस वक्त मेरी कीमोथेरेपी हुई थी दैट वाज द ओल्ड टाइम, थोड़ा सा, यानी हम बात कर रहे हैं 2008-2009 की, जब टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी। तो मेरी कीमोथेरेपी थोड़ी तकलीफ देती, लेकिन अब कीमोथेरेपी इतनी तकलीफ दे नहीं है। तो मैं आपको अपनी तकलीफ़ बताने का मकसद ये नहीं है कि आप सोचें कि ओ माय गॉड, अब जो मतलब खुदा ना खास्ता जो कि इस वक्त कैंसर में हैं और जो कीमोथेरेपी करवाने जा रहे हैं वो ये सोचें कि अरे भाई ये तो बड़ी मुसीबत ज़्यादा चीज़ है। ऐसा नहीं है, मैं आपको वो पार्ट भी बताऊंगी जिसमें आपको अंदाज़ा होगा कि कीमोथेरेपी, देखिए कोई भी तकलीफ़, कोई भी चीज़ जो होती है ना, मुसीबत आती है तो उसको झेलने का एक तरीका भी होता है, उसकी हिम्मत भी होती है, उसमें एनर्जी भी लगती है, उसमें बहुत सारे फैक्टर्स भी होते हैं। तो मुश्किल से नहीं घबराना चाहिए, उसका सलूशन तैयार ढूंढना चाहिए। अच्छा जी, फिर मुझे मैं डॉक्टर निहाल के पास मेरे विज़िट शुरू हो गए। तो डॉक्टर निहाल बार बार मुझे एक ही बात कह रहे थे कि जो है आप बालों की विग बनवा लें क्योंकि बाल सारे उतर जाएंगे। अच्छा, मैं इस गलत फहमी में कि हर एक को थोड़ी होता होगा, क्योंकि जो मैंने गूगल पे पढ़ा या जो मुझे लोग बता रहे थे कि जी सबको सिम्टम्स नहीं होते, क्योंकि जिस वक्त कोई बीमारी नहीं होती है ना तो फिर 10 लोग होते हैं आपको डिफरेंट बातें बताने वाले। तो उस वक्त यही हो रहा था कि जी नहीं, जो भी हो रहा है इसमें जो है ज़रूरी नहीं है कि बाल जाएँ, ज़रूरी नहीं है ये। तो मैं इस खुशफहमी में थी, लेकिन उसके बावजूद भी मेरे घर वालों ने मुझे कहा कि अपने बाल तुम शॉर्ट करा लो। माशाल्लाह से मेरे बाल उस वक्त कमर तक थे और मैंने इतने शोल्डर कट बाल करवा लिए। अच्छी बात ये हुई कि मेरी बहन ने मुझे बैठ के कहा कि सुनो, तुम वैसे तो बड़े बाल थे और जब भी हम तुमसे कहते थे कि नया हेयर कट लो तो तुम कहती थी लेंथ जो है उसकी छोटी मत करना। तो देखो अब जो है कुदरती तौर पे तुम्हें ना हर तरह का हेयर स्टाइल रखने का मौका मिल रहा है।
एंड बिलीव करें आप, आई वॉज सो एक्साइटेड। और जिस तरह मेरी बहन ने बोला ना कि एक काम करते हैं, हम तुम्हारे ना पहले थोड़े से शॉर्ट करते हैं, पहले लेयर्स करते हैं, क्योंकि तुम्हारे बाल तो झड़ने हैं। तो मैं भी मान गई, मैंने कहा हाँ हाँ। और मैं बजाय इस परेशानी में कि मेरे बाल चले जाएंगे, मैं इस खुशी में थी कि यार मैं बॉब कट भी देख लूँगी, मैं लेयर्स कटिंग भी करवा लूँगी, तो मुझे पता चल जाएगा मेरे पे क्या हेयर स्टाइल सूट करता है। खैर बहरहाल हमने अपने क्या कहते हैं स्ट्रेटनिंग करवाई अपने बालों की, उसको बड़ा अच्छा सा एक मेरी बहन ने अपनी, उन दिनों मीडिया में काम करती थी, तो मेरी बहन तो मीडिया की एक मेकअप और हेयर स्टाइलिस्ट को बुलाया उन्होंने मुझे बहुत अच्छा सा हेयर कट दिया घर में। अब ये सारी जो चीज़ें हो रही थी ना, इसमें आंसू भी थे, इसमें तकलीफ़ें भी थीं, इसमें मेरी बहन पीछे जाके रो भी रही है, मेरी माँ कमरे में परेशान भी हैं, मैं भी नमाज़ें पढ़ के रो रही हूँ, अल्लाह से अपनी दुआ मांग रही हूँ ज़िंदगी की। लेकिन साथ साथ ये सारी चीज़ें भी, एक कहते हैं ना उम्मीद का एलिमेंट जो होता है, होप जो होती है, वो चल रहा था। खैर बहरहाल जी वो दिन आ गया जिस दिन मेरी कीमोथेरेपी थी। अगर मैं 2008 में जाऊँ थोड़ी देर के लिए, तो 4 AC साइकिल्स जो कि जिस कीमोथेरेपी का जो कलर होता है वो रेड कलर का होता है। अब वो रेड कलर देख के ही आपको, एक लिक्विड आपके जिस्म में जा रहा है रेड कलर का, आपको वैसी वहशत शुरू हो जाती है। यह एक और बात बताना बहुत काबिल ज़िक्र है कि डॉक्टर्स ने मुझसे कहा कि आप ऐसे पेशेंट्स मिलिए जो कि कीमोथेरेपी से गुजर चुके हों, ताकि आपको अंदाज़ा हो कि जिस तरह मैं आज बैठी हूँ और मैं गुजरी हूँ और मैं आप लोगों को बता रही हूँ, इसी तरह मुझे भी मशवरा दिया गया। अच्छा, मैंने ज़िंदगी में क्या किया, जब भी मुझ पर कोई प्रॉब्लम आई या जब भी मैं किसी मुसीबत से गुजरी, मैं अपने पूरे प्रोफेशनल करियर में भी मैंने एक काम किया, आई ऑलवेज़ स्टैंड इन द शूज़ ऑफ माई कस्टमर्स। ये मेरा एक बड़ी क्या कहते हैं, ख्वाले ज़र्री कह लें आप। मैं हमेशा ये कहती हूँ कि आपको अपने कस्टमर को समझने के लिए उसकी जगह बैठना पड़ेगा। इसी तरीके से किसी भी इंसान को कुछ समझाने के लिए पहले आपको उसकी सीट पर बैठना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि वो किस चीज़ से गुजर रहा है, और फिर आप उसको समझाएंगे। काउंसलिंग जब से मैं कर रही हूँ लोगों की, तो मैं इस वजह से इस काउंसलिंग के शोबे में आई हूँ कि मैं उन तकलीफ़ों से गुज़र चुकी हूँ जिस तकलीफ़ की कोई सामने वाला मुझसे बात कर रहा होता है। तो मैं ये समझ सकती हूँ कि अगर माइग्रेन की वो बात कर रहा है तो वो कैसा होता होगा, अगर वो मुंह के छालों की बात कर रहा है तो उसमें दर्द वो कितना बर्दाश्त कर रहा होगा। तो जब आप एक कैफियत से गुज़र चुके हैं तो फिर आप सामने वाले की कैफियत को ज़्यादा समझ सकते हैं। चूँकि मेरा बहुत बैड एक्सपीरियंस है इस मामले में कि मैं जिन खातून के पास गई, अगर तो वो खातून ये वीडियो मेरी नज़र से गुज़रे तो मैं उनसे ज़रूर कहूँगी कि आपने उस वक्त मेरे साथ दोस्ती नहीं, मेरे साथ दुश्मनी की। कि मैं जब आपके पास आई और मैंने आपसे पूछा, आप उस वक्त, अच्छा वो खातून घर में काम भी कर रही थी, उनके इतने इतने बाल भी आ गए थे, लेकिन उन्होंने मुझे इतना डराया, मतलब जिस तरह शायद उनका मकसद ये था बताने का, क्योंकि उनके हस्बैंड भी सामने बैठे थे, कि मैं इतनी तकलीफ़ से गुजरी हूँ, मैं इतनी तकलीफ़ से, देखिए मैं बिल्कुल मानती हूँ कि कीमोथेरेपी बहुत तकलीफ दे अमल है, बट ये ज़रूर समझना चाहिए कि जब कोई पेशेंट आपके पास आ रहा है, जब एक इंसान कीमोथेरेपी से गुजरने वाला है और वो आपके पास आ रहा है, तो आप उसको उस वक्त ये मत कहिए कि ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। आप उसको रियलिटीज़ के साथ साथ थोड़ा सा दिलासा भी दीजिए। मैं ये नहीं कहती कि कोई झूठा दिलासा दीजिए, लेकिन एटलीस्ट उसकी तकलीफ़ को कम करने के लिए कुछ ऐसे सूदिंग जुमले आपको बोलने चाहिए जिससे उसको बात की संगीनी कम लगे। जैसे मैं भी आप लोगों से बार बार एक जुमला कह रही हूँ, मैंने 2008 में कीमो करवाया था, जब कीमोथेरेपी बहुत ज़्यादा इंटेंस थी। मैं आज बैठी हूँ 2023 में और अब टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई है, तो जो साइड इफ़ेक्ट्स मुझे उस वक्त हुए थे उसके लिए मेरे पास सपोर्टिव मेडिसिन उस वक्त इतनी पावरफुल नहीं थी जितनी अब आप लोगों के पास पावरफुल है। तो बेशक कीमोथेरेपी तकलीफ दे अमल है, लेकिन अब इसके ऊपर काबू पाया जा सकता है। बहरहाल बात ये चल रही थी कि जी उन खातों ने मुझे खासा डरा दिया और मैं इतनी वहशत ज़दा हो गई कि मैं वापस आई और मैंने इनकार कर दिया कि मुझे कीमोथेरेपी नहीं करवाना है। अल्लाह जन्नत नसीब करे मेरी माँ को। मेरी मदर बेशक एक हाउस वाइफ थी, लेकिन शायद बहुत हाईली क्वालिफाइड ख़वातीन से ज़्यादा समझदार थी। उन्होंने मुझे बिठा के उन्होंने मुझे जो आपके मुख्तलिफ गोलियाँ और टैबलेट्स वगैरह होती हैं ना,
उसके अंदर एक लिटरेचर आता है, एक पेपर आता है जिस पे डोजेस लिखे होते हैं और प्रिकॉशंस लिखे होते हैं। उन्होंने वो खोला और मुझे पढ़ के सुनाने लगी और कह लगी तुम देखो इसमें कितने साइड इफ़ेक्ट्स लिखे हुए हैं। क्योंकि मैंने माँ से अपनी बोला कि माँ इसमें बाल भी झड़ जाते हैं, इसमें लिवर भी ख़राब हो जाता है, इसमें हार्ट को भी कुछ हो जाता है, इसमें स्किन भी ख़राब हो जाती है। तो मेरी मॉम ने मुझे सिर्फ पैनाडोल का वो जो लिटरेचर वो दिखाया और कहने लगी ज़रा पढ़ना तो इसमें क्या क्या ख़राब हो जाता है। और वाकई उसमें लिखा हुआ था कि ज़्यादा खाएंगे तो ये हो जाएगा, कम खाएंगे तो ये हो जाएगा। तो उन्होंने फिर मुझे उस तरीके से समझाया। उन्होंने मुझसे कहा कि देखो कोई भी चीज़ आप खाते हैं, चाहे एक पैनाडोल खा रहे हो, चाहे सर दर्द की गोली, चाहे पेन किलर खा रहे हो, उसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। इसी तरह इस दवाई के भी साइड इफ़ेक्ट्स हैं। उसके साइड इफ़ेक्ट्स इसलिए कम होते हैं क्योंकि उसकी डोज हम कम ले रहे होते हैं, हम एक गोली खा रहे होते हैं। अब अगर हम उसको एक जग भर के पी लेंगे तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स ज़्यादा होंगे। तो यही तुम्हारी कीमोथेरेपी है। जब इंसान एक मुसीबत में मुब्तला होता है और कोई छोटा सा भी लफ्ज़ उसको कोई बोल देता है जिसमें तसल्ली हो उसके लिए, या उसके लिए कोई एक अच्छी एक उम्मीद हो, तो वो उसको फ़ौरन मान लेता है एक छोटे बच्चे की तरह। जो मैंने और मेरे लिए, किसी भी बच्चे के लिए, माँ की कही हुई बात तो खुदा का फरमान होता है। तो मेरी माँ ने जब ये कहा तो मैं सुकून में आई। इवन जबकि मैं बहुत रो रही थी उससे पहले, लेकिन मेरी माँ ने कहा कि छोड़ो तुम, वो खातून ने तुम्हें जो कहा, मैं जो कह रही हूँ वो सुनो कि बेटा कुछ नहीं होता। इस तरह तो होता है जब आप खाना खाते हैं, आपका खाना हजम नहीं होता तो आपको डकारें भी आती हैं, आपको बदहज़मी होती है, आपका पेट ख़राब होता है, आप कहीं गिर जाते हैं, आपको चोट लगती है, आपको तकलीफ़ होती है। कभी वो तकलीफ़ 2 दिन में जाती है, कभी वो तकलीफ़ 3 दिन में जाती है। फिर मेरे भाई को उन दिनों टाइफाइड हुआ था तो उसके बाल झड़ गए थे। तो उन्होंने वही कहा कि देखो तुम्हारे भाई को क्या था, टाइफाइड था ना, उसमें उसके कितने बाल झड़ गए थे। अच्छा, मैं बच्चे की तरह, क्यों, हालांकि मैं शादीशुदा थी, लेकिन एक छोटे बच्चे की तरह मैं उनकी सारी बात सुन रही थी। और फिर मैं एक कंफर्ट जोन में चली गई और मैंने कीमोथेरेपी के लिए जो है गो साइन दी थी। बहुत घबराहट थी जिस रात मैं जा रही थी कीमोथेरेपी के लिए। मुझसे ज़्यादा मेरे घर वाले परेशान थे, क्योंकि सुन तो सब ने रखा था कि कीमोथेरेपी कैसी होती। खैर बहरहाल हम गए और वो कीमोथेरेपी हो गई और वापस आ गई। मैं आके मैं कमरे में बैठी, मुझे बिल्कुल उसी तरीके से खाना दिया गया जिस तरह रोज़ दिया जाता है। अच्छा, प्रिकॉशंस ये थे डॉक्टर्स की तरफ से कि जी मेरे रूम में कोई नहीं आएगा। मेरे पास पेट्स थे तो पेट्स को नहीं आना था, रूम बिल्कुल साफ़ होना था, और बिल्कुल भी उसके अंदर कोई चीज़ें नहीं होनी चाहिए थी, कोई डस्ट नहीं होनी चाहिए थी, कोई स्मेल नहीं होनी चाहिए थी, और बिल्कुल बेडशीट और हर चीज़ साफ़, और जो भी मेरे पास आएगा बिल्कुल साफ़ सुथरा आएगा, बिकॉज आपका इम्यून सिस्टम वो दवा बिल्कुल ज़ीरो कर देती है। खैर बहरहाल अब एसी साइकिल लगने के बाद जब मैं वापस आई हूँ और आके मैं अपने रूम में बैठी हूँ, तो फिर क्या हुआ ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। क्योंकि मेरी चाय जो है वो थोड़ी और देर रही तो बिल्कुल कोल्ड ड्रिंक बन जाएगी। तो आप लोग इस वीडियो को देखिए और इन्जॉय कीजिए। और बहुत सारी इसमें ऐसी बातें भी मैंने की हैं जो मेरी स्टोरी से थोड़ी हट के है, क्योंकि जहाँ जहाँ मुझे लगता है ना कि मुझे वहाँ ये क्योंकि मैं खुद मीडिया में रही हूँ, एक न्यूज़ एंकर रही हूँ, एक होस्ट रही हूँ, प्रोड्यूसर रही हूँ, तो मुझे पता है कि कहाँ कहाँ जो है आपने वो गैप्स को फिल करना होता है, कहाँ कहाँ आपने, वो टर्म मुझे याद नहीं आ रही, लेकिन आपने उसमें जो है फ़िल्टर लगाने होते हैं और वो चीज़ें करनी होती हैं। तो उस तरह मैं बीच बीच में चीज़ों को डालती रही हूँ ताकि बोरियत भी ना हो और एक चीज़ एक बात कन्वे हो जाए। क्योंकि वंस आप स्टोरी सुना के ख़त्म कर चुके होते हैं तो उसके बाद फिर कोई बात करना बहुत इर्रेलेवेंट हो जाता है। तो इसलिए मैंने अपनी स्टोरी के दौरान ही जहाँ जहाँ मुझे लगा कि मुझे ये चीज़ें करनी है, बतानी है, वो मैंने बता दी। ठीक है जी। अब मैं आपसे फिर ये रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि इस वीडियो को प्लीज़ शेयर कीजिए, अपने सोशल मीडिया पे कीजिए। अगर आप लोगों के इंस्टाग्राम पेजेस हैं, फेसबुक सबके पास है, ऐसा नहीं है किसी के पास नहीं है, सदका जारिया के तौर पे कीजिए। क्योंकि मेरी ये स्टोरी मैं चाहती हूँ कि लोगों तक इसलिए पहुँचे ताकि उनको पता चले कि ज़िंदगी में चीज़ें आती हैं और फिर उससे बाहर निकल के किस तरीके से जीना पड़ता। और ये मैं एक और बात आपको इस वीडियो में बताऊं कि ये मेरी स्टोरी आपको लगेगा कि जी कैंसर की स्टोरी मारूफ की ख़त्म हो गई और उसके बाद फिर नया क्या होगा, तो हैरान हो जाएंगे आप। मैं अपनी ये कैंसर स्टोरी के बाद जब आपको अपनी स्ट्रगल सुनाऊंगी, अपनी ज़िंदगी सुनाऊंगी,
और वो इसलिए नहीं सुनाऊंगी कि मैं अपनी ज़िंदगी आपके सामने रख रही हूँ, मैं बताऊंगी कि कहाँ कहाँ मेरे साथ क्या क्या हुआ, कहाँ कहाँ मुझे अल्लाह ताला ने अपना अपना आप दिखाया, कहाँ कहाँ अल्लाह ताला ने मुझे एक तरह से मौजज़े मेरे सामने आए, कहाँ मुझे इंट्यूशंस मिलना शुरू हुई, कहाँ मुझे नज़र आने लगा, कहाँ मुझे लोगों की हकीकत खुलने लगी, किन किन स्टेजेस के ऊपर मुझे आगही मिली अल्लाह ताला की तरफ से। ये सारी चीज़ें बहुत इंटरेस्टिंग है और आपकी ज़िंदगी में बहुत काम आएंगी आपको। तो इसलिए स्टे कनेक्टेड और दुआ कीजिए मेरी आवाज़ ठीक हो जाए ताकि मैं फिर एक गाना आप लोगों के सामने गुनगुना सकूँ। और इस दफ़ा बड़ा ज़बरदस्त गाना सोच रखा है और आपको बड़ा मज़ा आएगा, लेटेस्ट भी है और मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। अपना बहुत ख्याल रखिए। और एक और बात, अगर आप लोगों को आपके घर में कोई कैंसर पेशेंट है, आपके आसपास है, फ्रेंड सर्कल में है और कोई खुद पेशेंट मेरी ये वीडियो देख रहा है और मुझसे कनेक्ट होना चाहता है, तो इंस्टाग्राम पे हेल्प एंड हील पेज है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दूँगी। आप हेल्प एंड हील पे कनेक्ट होइए, मुझे डायरेक्टली कॉल कीजिए, मुझ तक पहुँचिए, मैं आपको बिल्कुल टाइम दूँगी, आपको तसल्ली दूँगी, आपकी हर प्रॉब्लम, आपके हर सवाल का मैं जवाब दूँगी और मैं आपके लिए मौजूद हूँ। घबराने की बिल्कुल कोई बात नहीं है। ऑल इज़ वेल। अल्लाह आप सबको बहुत खुश रखे। अल्लाह हाफ़िज़।